नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं, ओरिगो ई मंडी से तरुण सत्संगी जी, कोटक सिक्योरिटीज से सुनील खटके साहब और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है मुनाफे की मंडी में। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज की 10 बड़ी खबरों की। गोल्ड की अगर बात करें तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट में जिस तरह से बिकवाली बढ़ी है, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि डॉलर में जो रिकवरी आई है उससे ऊपरी स्तरों पर दबाव भी देखने को मिल रहा है। चांदी की बात करें तो उसके लिए भी खबर सिमिलर है। हालांकि फेड ने जिस तरह से बयान दिए हैं कि आगे फ्यूचर में वो 3/3 यानी 75 बेसिस पॉइंट्स ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, ये एक राहत की खबर थी। जो उनको चिंता थी वो चिंता कम हुई है। क्रूड की बात करें तो ओपेक प्लस के फैसले के बाद यहां पर आज भी तेजी है। ओपेक प्लस पुराने करार पर कायम है। जून में भी 4,32,000 रोजाना उत्पादन बढ़ाएंगे। नेचुरल गैस लगातार तेजी यहां पे बढ़ रही है, स्टोरेज कम हो रहे हैं, उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर साल 2023 में यह अनुमान है कि उत्पादन सरप्लस में रहने की संभावना है। वहीं जिंक की बात करें तो चीन में इन्वेंट्री बढ़े हैं, उससे यहां पर ऊपरी स्तरों पर दबाव है। एल्युमिनियम चीन के सर्विस सेक्टर में स्लो डाउन की स्थिति है। इसके बाद कुछ और अगर खबरों की बात करें तो मेंथा तेल, जहां नई हार्वेस्टिंग में देरी की संभावना है, उससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि आज के सत्र में रेंज में ही कारोबार हो रहा है। कॉटन कम आवक है, ज्यादा घरेलू मांग है, एक्सपोर्ट डिमांड भी लगातार बनी हुई है। ये ऐसी खबरें हैं जिनसे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। मसालों की बात करें तो आज चौतरफा आज भी बिकवाली है। कल शाम के सत्र में काफी गिरावट हमने देखी थी और आज सबसे ज्यादा गिरावट धनिया में है। धनिया तो कल 6% के लोअर सर्किट पर बंद हुआ, आज भी 3% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा हल्दी और जीरे में भी यहां पर आज गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। लेकिन कैस्टर को लेकर खबर यह है कि मिलों की मांग यहां पर कम है, जिससे ऊपरी स्तरों पर दबाव है। तो कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। हमारे साथ जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी भी हैं। सर स्वागत है आपका। सर ओपेक प्लस तो पुराने करार पे कायम है और सीनेट में अब इस तरह की बिल की भी तैयारी चल रही है कि कैसे ओपेक प्लस मिली भगत करके कीमतों को बढ़ा रहे हैं और महंगाई के सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर यह साबित हुआ है। क्या लग रहा है आगे किस तरह के सेंस मिल रहा है एनर्जी मार्केट को लेकर? सर देखिए, पहले तो ओपेक प्लस, अब ओपेक प्लस में का मतलब तो सीधा सीधा रशिया होता है। अच्छा, अब रूस का जो है, आपको पता है कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं पश्चिम के, और कुछ देशों ने लगा दिए हैं। कुछ देशों ने ऑफिशियली सैंक्शंस नहीं लगाई हैं रूसी ऑयल पे या तेल पे, लेकिन उन्होंने उनसे जो है वो खरीदारी बंद कर दी है। अब ओपेक के सामने यह है कि भाई किस तरीके से जो है वो कीमत, जो अपनी जो ताकत है उसको बरकरार रखें बिना रूस के। अब चूंकि रूस के ऊपर प्रतिबंध है तो रूस तो सस्ता तेल भी ऑफर कर रहा है, भारत को भी किया। उसने कम से कम 25 और देशों को ये पेशकश की है कि आप डिस्काउंटेड ऑयल हमारे से लीजिए, और चीन तो ले भी रहा है, थोड़ा बहुत भारत ने भी लिया ही है। तो इसलिए जो है उसकी वो ओपेक प्लस की तो पावर अब ज्यादा है नहीं, लेकिन ओपेक का अब ये है कि किस तरीके से इस सिचुएशन का वो फायदा उठाएं और अपना जो है प्रोडक्शन जो है वो बिना बढ़ाए जो है कीमतों को कैसे ऊपर रख सकें। अब लेकिन ओपेक के ऊपर खासतौर से सऊदी अरब पर बहुत दबाव है, वो विशेष तौर से अमेरिका का, कि वो जो है ये अपना रवैया थोड़ा उसको लचीला करें, जिससे तेल की कीमत जो है वो चाहते हैं कि $90 से नीचे चली जाए। अमेरिका की कोशिश है $90 से नीचे जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का रूस के ऊपर एक के बाद एक प्रतिबंध लगते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका का ओपेक के ऊपर दबाव, कुवैत पर दबाव, इराक पर दबाव, इस बात को कि तेल की कीमतों को नरम होने दीजिए, तो ये देखना पड़ेगा इसका क्या वो होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि रूसी तेल अगर बाजार में आने में मुश्किलें होने लगी हैं, आने वाले समय में और हो सकती है, तो इतना आसान नहीं होगा कि तेल की कीमत जो अमेरिका चाहता है कि $90 से नीचे आ जाए और सितंबर तक वो $80 से भी नीचे चली जाए, क्योंकि वहाँ चुनाव है संसद का, कि उनको कामयाबी मिलेगी। मुझे लगता है कि ये परेशानी का समय अभी चलने वाला है, और सितंबर के बाद तो जाहिर है कि तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी और गैस की भी बढ़ेंगी, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन का दबाव खत्म हो चुका होगा। दूसरी तरफ जाड़ा शुरू हो जाएगा, और जाड़े की परचेज आपको पता ही है कि अप्रैल से तेजी से शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के जो इस तरह की स्थिति हमने देखी जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, उसके अंदर कोई भारी परिवर्तन नहीं है। और मेरा अपना मानना है कि कच्चा तेल जो है वो $90 से लेकर के और $112 के बीच में जो है ये बड़ा बैंड है, लेकिन इसी के आसपास घूमता रहेगा। और इसमें कभी हो सकता है आपको जो 112 से ऊपर भी चला जाए, लेकिन औसत ये चलेगा। अगर जो है युद्ध जो है कोई वो नया मोड़ ना ले ले,
या कहीं पे आणविक हथियारों की बात ना शुरू हो जाए, या कुल मिलाकर के रूस अन्य देशों पर और प्रतिबंध लगा दे। जैसे देखा कि रूस ने जो है पोलैंड और बुल्गारिया पे गैस पे प्रतिबंध लगाया, उनको गैस बेचना बंद कर दिया है, अगर उसमें और देशों को शामिल ना करे। ये सब अभी देखने वाली बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कहानी वही है जो जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, जो चल रही है। सर, भारत के लिए कितना आसान है रूस से इंपोर्ट करना? क्या शिपमेंट में कोई दिक्कत हो रही है या इंटरनेशनल दबाव है तो बहुत ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट करना मुश्किल लग रहा है? देखिए, भारत के ऊपर बहुत दबाव है, खासतौर से अमेरिका का, कि भाई आप दुनिया के साथ शामिल हुई और रूस का सस्ता तेल जो है उसको मत आयात करिए। हालांकि अगर आप पिछले 1 महीने के अंदर देखें तो हमने रूस से जो औसतन हम जिसका तेल मंगाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा मंगाया है हमने। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि टैंकर्स नहीं मिल पा रहे हैं, और अभी तक जो तेल आया वो रूसी जरूर है, लेकिन वो हाई सीज से खरीदा गया है, मतलब रूस के बंदरगाह से निकल चुका था, अमेरिका वगैरह नहीं जा रहा था, वो काफी हद तक जो है भारत ने खरीदा और वो हमारे पास आया है। लेकिन टैंकर जो है वो, चूंकि हमारे पास अपने टैंकर भारत के पास बहुत कम है, तो उसकी दिक्कत है। हमारे पास ज्यादा जो टैंकर तेल लेके भारत में आते हैं वो पश्चिम के होते हैं, और दूसरी तरफ अगर टैंकर मिल जाता है तो कार्गो के लिए जो बीमा कराना होता है उसमें परेशानी आ रही है, पेमेंट की दिक्कत अभी भी बरकरार है। तो कुल मिलाकर के दिक्कत है, लेकिन यह है कि भारत का जो अभी तक रवैया यही है कि जो ये फैसला आर्थिक होगा, हमारी कंपनियां तय करेंगी कि रूस का तेल अगर भारत ला सकते हैं किसी तरीके से, अगर वो सस्ता होता है, ये फैसले कॉमर्शियल होंगे और इनमें राजनीति का कोई वो नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें जिस तरह से दबाव भारत पर बढ़ रहा है, तो हमारे लिए हो सकता है कि हम एक तरफ सस्ता तेल थोड़ा बहुत ज्यादा ले लें, लेकिन उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। तो भारत को बीच का रास्ता लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तेल मंगाते रहेंगे, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी भी आ सकती है, लेकिन जो दुनिया के अन्य देश जो है भारत पर दबाव डालने वो क्या चाहते हैं उसको भी आप 100% इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा रूस की तरफ, थोड़ा अमेरिका की तरफ, जिस तरह का रास्ता हमने पिछले 4-5 हफ्ते में खासतौर से अख्तियार किया है, मुझे लगता है कि वही चलने वाला है। भारी मात्रा में रूस का तेल वैसे भी भारत में नहीं आ सकता क्योंकि लॉजिस्टिक्स की बहुत परेशानी है, लेकिन ये जरूर है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि भारतीय कंपनियां वहां जाएं, तेल वहां से ना लेके आ पाए, लेकिन जो तेल के भंडार है, जो ऑयल रिजर्व जिनको बोलते हैं, ऑयल एसेट्स बोलते हैं, उनमें खरीदारी और हिस्सेदारी खरीदें। अभी तक भारत का $16 बिलियन का निवेश रूस में है, पिछले कई सालों के अंदर किया है। अब पश्चिम की कंपनियां वहां से निकल रही हैं, तो जाहिर है उनको नए जो है पार्टनर्स की जरूरत होगी रूस को। तो भारत को देखना चाहिए कि क्या वहां कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। पश्चिम की तमाम कंपनियां रूस से निकल रही हैं, क्या भारतीय कंपनियां जाकर के उनका शेयर या इक्विटी खरीद सकती हैं? ये मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है बजाय इसके कि हम जाकर के वहां से कोई रूसी सस्ता तेल लेके आए। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी रूस के अंदर ऑयल एंड गैस की एसेट, जिनको एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन एसेट्स बोलते हैं, उसमें हिस्सेदारी खरीदना उन कंपनियों की, उन पश्चिम कंपनियों की जो रूस से छोड़ करके निकल रही हैं, वो मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। सर, अब आखिरी सवाल नेचुरल गैस को लेकर, यहाँ भी ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही, 14 साल की ऊंचाई पर भाव है, और दूसरी तरफ अनुमान ये है कि रिकॉर्ड अर्ली सीजन हीट की वजह से भी यहाँ पर टाइट सप्लाई रहने की संभावना है, और एलएनजी जो यूएस की एलएनजी है उसकी ज़बरदस्त डिमांड है क्योंकि सप्लाई रूस से कम हो रही, जैसा आप कह भी रहे हैं। तो क्या लग रहा है नेचुरल गैस में और कितनी तेज़ी जा सकती है आगे? देखिए, नेचुरल गैस के अंदर आपने देखा कि जिस हिसाब से हम यूरोप में देख रहे हैं, जैसे जर्मनी जो है वो अब भारी मात्रा में जो है वो प्राकृतिक गैस खरीद रहा है। एलएनजी टर्मिनल उनके पास एक भी नहीं था, अब उन्होंने फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल लेकर के आ रहे हैं जिससे कि उसका आयात शुरू कर सकें। और जो रूस का जो गैस मंगाते हैं उसको लगभग वो पूरा बंद करने के मिजाज में है। ऐसे ही बेल्जियम का है, इसी तरीके से पोलैंड जो बाजार में आ चुका है और एलएनजी खरीदने के लिए, बुल्गारिया वो आ चुका है, और फ्रांस भी आगे इस तरफ बढ़ रहा है, नेदरलैंड्स भी जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यूरोप की जो मांग आने वाले समय में बढ़ेगी, और यूरोप का पैसा ज्यादा है, उनके पास उनकी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि पॉकेट्स डीप है, बड़ी जेबें हैं, तो वो जिस कीमत में मिलेगा उनको देंगे। जो सप्लायर हैं, कतार हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रुनाई हो गया, इजिप्ट हो गया, ये सारे देश जो पैसा ज्यादा देगा उनको ज्यादा देने को जाहिर है तैयार होंगे, और अमरीकी कंपनियां भी ज्यादातर सभी प्राइवेट हैं। तो मुझे लगता है कि एलएनजी की कीमतें आने वाले समय में बढ़नी है, और कोयले की भी बढ़नी है। जो ईंधन भारतीय जो इकोनॉमी के लिए बहुत क्रिटिकल है, खासतौर से कोयला और एलएनजी, ये दोनों की कीमतें बढ़ेंगी। और इस जाड़े में मुझे लगता है कि भारत के लिए भारी परेशानी होने वाली है, क्योंकि जो गैस की कीमत खासतौर से जाड़े में जो आज कीमत है उसमें उससे भारी बढ़ोतरी उसके अंदर होने वाली है, क्योंकि ज्यादातर जो स्पॉट मार्केट में बेचने वाले, कैश पे बेचने वाले लोग हैं, वो यूरोप को वो अपनी गैस बेचना शुरू कर देंगे और कीमतें बढ़ जाएंगी। तो लिहाजा भारतीय जो कंज्यूमर सीएनजी यूज करता है या घर पे
पीएनजी पाइप नेचुरल गैस यूज करता है, जब वो कारखाने या जो बिजली घर जो गैस बेस्ड है, उन सब के लिए थोड़ा परेशानी का वक्त शुरू हो जाएगा दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली के बाद गैस की कीमतें बढ़ेंगी। गैस का ज्यादातर मोड़ जो वो है वो यूरोप की तरफ हो जाएगा, और जो यूरोप के अलावा अन्य जो बाजार हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गैस खरीदते हैं, उनको या तो बाहरी कीमत चुकानी पड़ेगी या अपना कहीं ना कहीं जो अपना आयात है उनको कम करना पड़ेगा और किफायत बरतनी पड़ेगी। दोनों तरफ से चुनौती है। ओके, शुक्रिया तनेजा जी तमाम डिटेल्स देने के लिए पूरे एनर्जी मार्केट का, क्रूड और नेचुरल गैस को लेकर। अब सुनील कटके जी, क्रूड करीब करीब 5% इस हफ्ते अब तक मजबूत हो चुका है, नेचुरल गैस करीब 22% हफ्ते भर में तेजी आ चुकी है। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, आप क्या सलाह देंगे? जी विष्णु मोहन जी, आई थिंक अभी यूएस ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए रिलीज कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को फिर से रिस्टॉक करने की जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। इससे भी मार्केट में थोड़ा क्रूड के प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप की रणनीति एटलीस्ट अगले एक हफ्ते के लिए देखी जा सकती है क्रूड ऑयल और इवन नेचुरल गैस फ्रंट पे। आज के लिए अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है 8,340-50 के रेंज में, 8,300 के रेंज में एक बाई लेवल बनता है। 8,250 का एक स्टॉप लॉस लगा के 8,400 का पहला टारगेट और 8,460 तक का दूसरा टारगेट क्रूड ऑयल में देख सकते हैं। अगर वही हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो जैसे आपने बताया, आने वाले समय में गर्मी एक्सट्रीम एंटिसिपेटेड है, तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है बढ़ सकता है। रशिया के फ्रंट पे कहीं ना कहीं बल्गेरिया और पोलैंड को सप्लाई जो घटा है उससे भी प्राइसेस पे थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जैसे आपने बताया एलएनजी एक्सपोर्ट यूएस के नंबर्स अच्छे हैं, तो उसका भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये 720 तक का आंकड़ा जो है हमको नेचुरल गैस के प्राइसेस में आने वाले 1 या 2 हफ्ते में देखने को मिल सकता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं अभी 675 के रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है, 672 675 के रेंज में बाई कर सकते हैं। 665 का एक स्टॉप लॉस लगा के 685 का इंट्राडे टारगेट करा जा सकता है। नेचुरल गैस और क्रूड दोनों ही खरीदने की सलाह है। जतिन, आप क्या सलाह देंगे क्रूड पे? विष्णु मोहन जी, यस डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन रखें। इनफैक्ट हम प्रतिदिन क्रूड के अंदर बाय की ही रिकमेंडेशन देते हुए आ रहे हैं। सेल कॉल्स जो है उनने अवॉइड ही कर रखी है, बिकॉज जिस तरह से एनर्जी मार्केट दोनों ही बास्केट एक अच्छी खासी अप ट्रेंड में चल रहे हैं और वॉलेटिलिटी के साथ चल रहे हैं, नो डाउट, बट बाय ऑन डिप्स का मार्केट जो है वो प्लेस्ड है हमारे लिए। मॉर्निंग में भी आज बाइंग की रिकमेंडेशन रही है हमारी क्रूड के अंदर। अब फिलहाल जिस तरह से मिड डे ऑफ द मार्केट हम चल रहे हैं और 8370 के आसपास करंट प्राइस है, तो ये इनिशियली मेरे टारगेट के आसपास ही आ रहा है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा रिवाइज करना चाहूँगा। मेरे लेवल्स जो है वो 8350 8335 के बीच में मिलता है, तब बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 8320 के नीचे का रखें और टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 8400 से लेके 8420 का रखें। बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी फिलहाल क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर जब तक प्राइजेस जो है वो 105 के ऊपर हैं WTI पर, तब तक हमारा व्यू जो है बुलिश है क्रूड ऑयल के अंदर। यानी टारगेट रिवाइज किया है इन्होंने, 8,400 का नया टारगेट दिया है। 8,320 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे, 8,325 से 350 के आसपास यहाँ पर खरीद सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। तरुण जी, बुलियन मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है? जिस तरह से ग्लोबल इक्विटी मार्केट में बिकवाली दिख रही है, डॉलर वापस से रिकवरी दिखा रहा है, क्या लग रहा है आगे क्या हो सकता है यहाँ? हाय, गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। सर्टेनली देखिए, अभी जैसा कि हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, अभी भी हमको गोल्ड के अंदर वीकनेस लगती है। जिस तरीके से 19.5 साल के हाई पर डॉलर इंडेक्स है एंड 104 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर प्राइसेस चलना चालू करेंगे तो डॉलर इंडेक्स में फर्दर रैली आएगी एंड विच विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर। सर्टेनली अभी हमको ऐसा लगता है ग्रेजुअली $40-50 और स्लिप करेंगे गोल्ड के अंदर एंड डोमेस्टिक मार्केट में आई थिंक 52,500 के ऊपर प्राइसेस इजीली नहीं जाएंगे एंड जब तक उसके नीचे है, देयर इज स्ट्रांग ऑड्स की आने वाले सेशन में हम 49,000 तक गोल्ड के प्राइसेस आते हुए देख रहे हैं। बात करते हैं सिल्वर की। आई थिंक सिल्वर 70,000 के आसपास काफी अच्छा सेल होता है एंड जब 60,000 के आसपास आता है तो वो एक अच्छा रिवर्सल देता है। तो सिल्वर की केस में भी prefer to see 60,000 या उसके नियर बाई ट्रेजेक्टरी में एग्जैक्टली प्राइसेस कैसा रिएक्ट करते हैं। बेस्ड ऑन इट वी विल ट्राई टू प्लेस अ पोजीशन, बट गोल्ड के अंदर आई थिंक वन शुड बी ऑन सेलिंग साइड। ओके जतिन, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर को लेकर, ट्रेडर्स को क्या सलाह दे रहे हैं, कैसे ट्रेड करें? डे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखने जाए तो विश्व जी बाइंग का रुझान रखना चाहिए। कल जिस तरह से सेकेंड हाफ में हमने गोल्ड के अंदर सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखा,
तो मुझे लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी रहेगा फॉर स्विंग ट्रेड और डे ट्रेडर्स के लिए। बाइंग जो है वो रुझान रखना चाहिए, लेकिन बाइंग करंट प्राइस से ना करते हुए एक ब्रेकआउट आता है प्राइजेस के अंदर, उसके बाद बाइंग करना चाहिए। 51,000 के आसपास अभी प्राइजेस चल रहे हैं, जून वायदा जो है वो 5150 के ऊपर प्राइजेस ट्रेड करने शुरू करें, उसके बाद तुरंत बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस जो है वो 50,900 का रखिए और 51,250 51,300 के टारगेट्स के लिए इंटरडे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय ऑन ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी बनाकर। ओके, यानी गोल्ड खरीदे 51,250 के टारगेट के लिए। और चांदी में क्या करें जतिन? सेम व्यू है चांदी के अंदर भी। जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कमोडिटीज कल के दिन हमने सेकेंड हाफ में सेलिंग प्रेशर देखा है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रिबाउंड होना चाहिए यहाँ से प्राइजेस, क्योंकि परसों के दिन जहाँ पर प्राइजेस ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, कल इनफैक्ट कल के दिन सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग में हमने गैप अप ओपनिंग देखा था, तो वेडनेसडे के रात को वेडनेसडे के रात के समय जिन लोगों ने मिस आउट कर दी थी रैली, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है, फिर से वही लेवल से मिल रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों ही। तो 62,500 के आसपास के प्राइजेस जो है वो एक रेंज जो है वो सपोर्ट प्ले करने चाहिए। 61,800 के नीचे प्राइजेस अगर फिसल जाते हैं तो एग्जिट कर लें बाय पोजीशन से। हायर साइड पे मेरे हिसाब से 63,000 के आसपास के टारगेट्स के लिए स्विंग ट्रेड के हिसाब से बाइंग की अपॉर्चुनिटी है सिल्वर के अंदर। सुनील जी, आपका भी बुलियन मार्केट पर? जी विष्णु मोहन जी, मुझे लगता है दो फैक्टर अभी की रहेंगे। एक, डॉलर इंडेक्स का जो मजबूत होना 2002 के लेवल पे अभी पहुंचा है। ट्रेजरी यील्ड जब तक 3% के ऊपर है तब तक गोल्ड के ऊपर शॉर्ट टर्म में दबाव रहेगा। हालांकि रीसेंट हाई से हम देखते हैं तो 4,500 पॉइंट नीचे है गोल्ड, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है डॉलर का मजबूत होना, ट्रेजरी यील्ड का अच्छा होना, थोड़ा दबाव शॉर्ट टर्म में रह सकता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में मेरा व्यू थोड़ा बेयरिश रहेगा। अभी 51,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है गोल्ड, तो मुझे लगता है 50,500 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है आज के इवनिंग के सेशन में। 51,300 का एक रेजिस्टेंस है, वहां का मैं स्टॉप लॉस बोलूंगा। तो 500 रुपए डाउन का टारगेट लेके गोल्ड में सेलिंग का मैं रेकमेंड करूंगा प्योर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। चांदी भी मुझे लगता है कि यहाँ से और 700-800 रुपए का एक फॉल दे सकता है इंट्राडे में। कल भी हमने देखा था तकरीबन 2000 पॉइंट की तेजी से खुला था, बट धीरे धीरे क्लोजिंग तक मार्केट जो है अपना जो गेन था वो खो चुका था। तो आज मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है। 63,200 का एक टारगेट लगा के मुझे लगता है 63,040 63,050 के रेंज में बेच सकते हैं। 63,400 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल की। हालांकि मेटल में आज कॉपर को छोड़ सभी मेटल कमजोर दिख रहे हैं। कॉपर 0.25% अभी भी तेज है, 765 के आसपास है। सुनील जी, टॉपिक क्या है आज? जी, मुझे लगता है कॉपर ठीक-ठाक वोलेटिलिटी दे रही है और मुझे लगता है 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि सपोर्ट करेंगे कॉपर के प्राइसेस को। एक तो चाइनीज इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने बताया है कि प्रूडेंट मॉनेटरी पॉलिसी रखेंगे। उसके अलावा चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो सब उठाएंगे। और चिली और पेरू जो मेजर सप्लायर है कॉपर के, वहां पे ईयर ऑन ईयर हमको डिप देखने को मिला है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कॉपर का मार्केट जो है टाइट रहेगा और सप्लाई ग्लट्स भी हैं अभी भी, तो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट जो है देखने को मिल सकता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 762 के रेंज में मैं बाई की सलाह दूंगा। 758 का एक स्टॉप लॉस लगा के 770 का एक टारगेट जो है कॉपर में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए जतिन, कोई आपकी तरफ से कोई पिक है क्या बेस मेटल्स में आज? कॉपर के अंदर हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव रहा है। बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग जारी है। 760 के नीचे अगर प्राइसेस फिसल जाते हैं तो उसके बाद मुझे लग रहा है सेलिंग जो है वो और एस्केलेट होगी टुवर्ड्स 750 के जोन के पास। अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस से कोई भी सलाह नहीं है हमारी ट्रेड के हिसाब से। बाइंग जो है फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं हम। जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है, चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से पॉजिटिव अपडेट्स नहीं है, तब तक मुझे लग रहा है बेस मेटल्स पर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो ऑन द हायर साइड बना रहेगा। तो 760 के नीचे एक ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद सेल करने की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है 752 के टारगेट्स के लिए और 765 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर से कहना चाहूँगा 760 के नीचे जब प्राइजेस फिसल जाते हैं उसके बाद ही सेलिंग दी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स की। एग्री मार्केट में स्पाइसेस काफ़ी कमज़ोर है। तरुण जी, क्या लग रहा है? कोरिएंडर काफ़ी टूट गया है, 8 से 9% की गिरावट आ चुकी है कल से, और आज कल 6% का लोअर सर्किट था, आज भी 2 से 3% की गिरावट दिख रही है। स्पाइसेस में क्या है आपका व्यू, और कुछ खरीदारी के लिए लग रहा है कि यहाँ पर खरीदना चाहिए कुछ?
आई थिंक लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर जो करेक्शन आया है, जिस तरीके से करेक्शन आया है, ऐसा लगता है कि फर्दर पॉसिबिलिटीज है करेक्शन आने की, और आई थिंक शॉर्ट टर्म में सेलिंग साइड में रहना चाहिए। बात करते हैं कोरिएंटर की, हमें लगता है कि फर्दर 4-5% का करेक्शन फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस आ सकता है। इवन जीरा डिस्पाइट द लोअर प्रोडक्शन, तो हमने काफी अच्छा 15,000 से 23,000 तक रैली देखा था, बट 23,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहे और रेंज बना दिया है। 19,000 साढ़े 19,000 से बाइंग आता है एंड 22-23,000 से सेलिंग आता है। और वंस अगेन जिस तरीके से प्राइसेस में करेक्शन लिया है, आई थिंक आने वाले सेशंस में हम 19,500 तक देख सकते हैं। कॉटन को लेकर क्या लग रहा है? कॉटन में हालांकि कल के रिकॉर्ड के बाद आज हल्की मुनाफा वसूली भी दिख रही है, हालांकि 47,000 का लेवल छूने के बाद ये मुनाफा वसूली आई। अब क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए आज की गिरावट पर, तरुण जी? आई थिंक कॉटन ने इस वीक वंस अगेन हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर रिकॉर्ड हाई बनाया, और इंटरनेशनल मार्केट में भी 150 सेंट्स पर पाउंड का जो हाई बनाया 11 साल में हमने ये प्राइस आते हुए देखा। सप्लाई टाइटनेस डोमेस्टिक मार्केट में भी है और इंटरनेशनल मार्केट में भी है। साइमल्टेनियसली यूएस के जो प्रोड्यूसिंग बेल्ट है, वहाँ पर जो कुछ बेल्ट्स के अंदर जो ड्रॉट कंसर्न है, वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर हो जाता है। आई थिंक अभी जो फ्रेश सप्लाई आएगा कॉटन का, वो एक्चुअली और नवंबर में ही आना चालू होगा, चाहे हम यूएस की बात करें चाहे इंडिया की। एंड इंडिया में वैसे ही क्रॉप काफी कम था, और अभी जो इंपोर्ट का ऐलान किया, वो इंपोर्ट जो आना चालू होंगे वो अभी उनमें टाइम लैग लगेगा, प्रॉब्ली जुलाई एंड में आना चालू होगा। और जितना डेफिसिट तकरीबन डेफिसिट है 45 लाख बिल्स का, एंड हमारा ऐसा मानना है उसमें से 10 से 12 लाख बिल्स का ही इंपोर्ट कर पाएंगे। तो नो डाउट जिस तरह से सप्लाई टाइटनेस है, जब तक फ्रेश क्रॉप इंडियन मार्केट में नहीं आएगा, कॉटन के प्राइस जो है वो सपोर्टेड रहेंगे। एंड वी वोंट बी सरप्राइज, एज ऑलरेडी सेड, हम इस काउंटर में दिसंबर से ही तेजी गिर रहे हैं। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी 50,000 भी कॉटन के प्राइस दिखाएं। 50,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। अब गेहूं की बात कर लेते हैं। ओरिगो की आपकी एक रिपोर्ट भी थी जिनमें आप लोगों ने सबसे पहले अलर्ट किया था कि गेहूं का उत्पादन कम रह सकता है। हालांकि सरकार का जो पहला अनुमान था वो उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा रहने का अनुमान था, लेकिन अब जो नया अनुमान जो जारी किया गया है, वो अब सरकार भी मानती है कि उत्पादन इस साल घट सकते हैं और पिछले साल से कम गेहूं उत्पादन हो सकता है। क्या लग रहा है सर, ऐसी क्या वजह है कि उत्पादन कम है? और आप पुराने रिपोर्ट पर कायम है, क्या आप भी अपने रिपोर्ट को और डाउनवर्ड रिवाइज करना चाहेंगे और उत्पादन आपको लग रहा है कि और यहाँ से कम हो सकता है? जिस तरीके का सिनारियो है, सर्टेनली जो क्रॉप का साइज है वो काफी कम है। एंड हमने 2 सिनारियो बनाए हुए हैं। बेस्ट के सिनारियो में जो रहना चाहिए वीट का प्रोडक्शन, वो तकरीबन 102 मिलियन मेट्रिक टन का रहना चाहिए, जो कि सरकार का 105 है, उसके आसपास ही है। एंड हमको वर्स्ट के सिनारियो में लगता है कि 90 मिलियन मेट्रिक टन का भी डाउनसाइड रह सकता है। जिस तरीके से डिस्पाइट द हायर प्रोडक्शन, जिस तरीके से एस्टिमेट्स आ रहे थे, मार्केट में माल अवेलेबल नहीं था, और जो अर्ली हीट वेव देखा उसके चलते जो गेहूं था अंदर से हॉलो हो गया था और काफी ज्यादा, जिसकी वजह से यील्ड कम हुआ है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस की मार्केट के अंदर गवर्नमेंट और अदर बॉडीज को भी प्रोडक्शन लोअर रिवाइज करना पड़ा। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से एक्सपोर्ट अगर बैन नहीं किया, तो सर्टेनली आज हम 2200-2300 रुपए पे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कल को हो सकता है 3,500-4,000 पे इंपोर्ट करना पड़े। सप्लाईज काफी टाइट है और वो साफ दिखता है इवन एफसीआई के प्रोक्योरमेंट से भी। उनका 44 मिलियन मैट्रिक टन का टारगेट था और अभी तक वो खाली 16.5 ही कर पाए हैं, और इस सीजन में हमको लगता है कि वो 20-22 मिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं वो साफ दिखता है, अभी जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना थी उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि वीट का डिस्ट्रीब्यूशन कम करेंगे और वो उसकी जगह कॉम्पनसेट करेंगे राइस से। इवन क्रिटिकल सिचुएशन यूपी में हो जाती है जहां उन्होंने वीट को पूरा ही राइस से रिप्लेस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज दिख रही है मार्केट के अंदर, माल अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो वो प्राइवेट लैंडर के पास है, एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। वो कहीं ना कहीं हिंट करता है कि वी आर हैविंग अ वीट क्राइसिस दिस ईयर एंड वी विल हैव अ मोर फर्मर प्राइसेस देन नाउ। शुक्रिया। चलिए, यानी गेहूं सप्लाई की चिंता जरूर बढ़ी है और उत्पादन भी कम रहने का अनुमान है। शुक्रिया तरुण जी आपका, जतिन आपका, सुनील जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा कमोडिटी मार्केट का आउटलुक बताया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए